नमस्कार दोस्तों, गंगा नदी तंत्र पर हमें आज बात करना है और भारत के भूगोल के वीडियो आपके बीच में नहीं आए हैं। अब लगातार आपके नदियों पर जो शेष बचा हुआ है, सिंधु नदी तंत्र को मैंने कंप्लीट कर लिया था और सिंधु नदी तंत्र के बाद मुझे उत्तर भारत में ही गंगा पर बात करना है। गंगा के बाद मुझे ब्रह्मपुत्र पर बात करना है और ब्रह्मपुत्र के बाद साउथ इंडिया की नदियों पर बात करना है। इसके बाद कुछ छोटी नदियों पर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो पहले कि अगर हम जलीय भाग को पढ़ रहे हैं तो जल वाले हिस्सों में जो आपके ज़्यादातर प्रश्न आते हैं वो कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। अगर कुछ छूटता है तो आपको खुद से कवर करना होगा। उसमें से आपको देखना चाहिए नदी जो जल वाला हिस्सा है, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, और नदी के साथ आपको झीलों को देखना चाहिए कि भारत की प्रमुख झीलें कौन सी हैं और नदियों पर बने बांध कौन से हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए और किस बांध को लेकर किन देशों के साथ विवाद है, इस चीज को भी आपको देखना चाहिए। और आपको जलप्रपात को लेकर के भी बात करना चाहिए कि कौन कौन से जलप्रपात हैं और भारत में नहरें कौन सी हैं, उन पर भी बात करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके जलीय क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जल संधियां भारत से जुड़ी हुई वो कौन सी हैं, उनको देखना चाहिए। और खाड़ी हो गया, उसको देखना चाहिए। तो इतनी बातें आपको कम से कम नदियों के संदर्भ में पढ़ना होगा। आइए पहले देखते हैं, गंगा के बारे में बात करते हैं। और गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसको उत्तर भारत की जीवन रेखा आप बोल सकते हो, उत्तर भारत के मैदान की। और गंगा नदी को ही भारतीय संविधान में एक मनुष्य का दर्जा दिया गया है। तो एक प्रश्न आपका ये भी है कि किसको मानव शरीर से जोड़ करके देखा जाता है, तो आपकी गंगा नदी है। अब अगर गंगा नदी पर बात करूं मैं, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। एक प्रश्न ये भी आपका अच्छा हो सकता है, 5 राज्यों में सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती ही है। उत्तराखंड के बाद आपकी यूपी में आती है और यूपी के बाद फिर झारखंड में जाती है और झारखंड में आपकी साहबगंज नाम का एक जगह है, साहबगंज में होकर के आगे बिहार में पहुंचती है और बिहार के बाद आपकी वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल के बाद आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये भारत के वो 5 राज्य हैं जहां से मुख्य रूप से गंगा नदी प्रवाहित होती है। अगर हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो गंगा की सहायक नदियों को भी ले लो तो भारत के 15 राज्यों में गंगा नदी तंत्र या गंगा ड्रेनेज सिस्टम आपका फैला हुआ है। तो ये आपके यहाँ पर जो है भारत के 15 स्टेट हैं जहां से इसका ड्रेनेज सिस्टम होकर के चलता है। लेकिन मुख्य रूप से गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में आपकी बहती है। और इसके अंतर्गत अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करूं मैं ड्रेनेज सिस्टम में, तो 26% हिस्सा, 26% भूभाग आपका यहाँ पर गंगा नदी के अंतर्गत आ जाता है। अब आइए देखते हैं गंगा नदी का उद्गम और कैसे कैसे करके आपकी आगे बढ़ती है। एक फैक्ट आपको ये जरूर याद रखना है कि 5 राज्यों से होकर के बहती है। भारत के 15 राज्यों में गंगा नदी तंत्र का विस्तार है, अर्थात सहायक नदियों को लेकर के, और 26% भाग पर यह फैली हुई है। दूसरा, गंगा नदी को मानव शरीर का दर्जा दिया गया है। और तीसरा फैक्ट, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 या 2 बार किया गया है, ये भी आपको किताबों में मिलता है। आइए और आगे देखते हैं और बहुत डिटेल से हम लोग गंगा नदी को पढ़ने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड में सबसे पहले चल करके देखते हैं तो उत्तराखंड में आपका एक गंगोत्री ग्लेशियर है। ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद, और गंगोत्री हिमनद के बगल में एक और ग्लेशियर है, सतोपंथ हिमानी। सतोपंथ हिमानी से 2 नदियां निकलती हैं। एक का नाम विष्णु गंगा है, दूसरी का नाम धौली गंगा है। ये आपकी विष्णु गंगा हो गई और ये आपकी धौली गंगा हो गई। और ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं उसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये आपका विष्णु प्रयाग नामक जगह है। इसके बाद इसका नाम यहाँ पर अलकनंदा हो जाता है।
तो ये आपकी अलकनंदा नदी हो जाएगी। कुछ लोग ये मानते हैं विष्णु गंगा नहीं, अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ हिमानी से होता है, और जहां पर आकर धौली गंगा मिलती है वहीं पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के फैक्ट आपकी किताबों में मिलते हैं। इसके बाद इसमें देखना तो एक नदी आकर यहां से मिलती है, नंदाकिनी नदी, और इसको नंदका नदी भी बोलते हैं, नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी जाकर के अलकनंदा से मिलती है, तो यहां पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। ये आपका रुद्रप्रयाग का है। और अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो एक नदी और आकर के मिलेगी, दो प्रयाग मैंने अभी बताए, एक विष्णु प्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग। तो यहां से जो है पिंडारी नदी आकर के मिलेगी अलकनंदा में, और इसी पिंडारी नदी पर एक प्रयाग बनेगा जिसका नाम है कि कर्णप्रयाग। ये यहाँ पर कर्णप्रयाग बनाती है, तो 3 हो गए आपके। इसके बाद एक और नदी है मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिलेगी, ये आपकी मंदाकिनी है। और मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है वहां पर आपका रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। नहीं, रुद्रप्रयाग नहीं दोस्तों, ये आपका विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग नहीं, ये नंद प्रयाग है आपका। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी के मिलने से बनता है। और गंगोत्री हिमनद को थोड़ा सा इधर बना लो इससे क्लियर हो सके। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ही एक गोमुख नामक जगह है, गोमुख से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी जाकर अलकनंदा से जहां पर मिलती है वहां पर देवप्रयाग का निर्माण होता है। तो देखिए एक बार, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ये यहाँ पर जो है पंच प्रयागों की भूमि भी उत्तराखंड को कहते हैं। और उत्तराखंड में मुख्य रूप से भौगोलिक दृष्टि से देखें, कुमायूं हिमालय को पंच प्रयागों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखेंगे तो भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री में भी गोमुख हिमानी से इसका उद्गम होता है। और इसी भागीरथी नदी में आपकी एक नदी आकर के मिलती है, ये आपकी भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी में कौन सी नदी आगे मिलती है? भिलांगना। और जहां पर भिलांगना एवं भागीरथी का संगम है वहीं पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बना हुआ है। तो ये आपका टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांधों की गिनती में आता है, जो भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संगम पर बनाया गया है। इतने पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ को लेकर के प्रश्न आया करते हैं। तो बद्रीनाथ यहां पर है अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ, और दूसरा केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ एवं केदारनाथ। अब एक बार देखो पंच प्रयागों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। पंच प्रयागों में कौन कौन से 5 प्रयाग हैं। प्रयाग का मतलब आप जानते ही हैं, 2 नदियों के बीच जो मिलन बिंदु होता है उसी को प्रयाग बोलते हैं। और 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब के नाम से जानते हैं। तो पंच प्रयागों में देखिए कौन कौन से प्रयाग बने, यहीं से छांट कर लिखना है आपको। तो सबसे पहला बना विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद कौन सा प्रयाग बना? नंद प्रयाग। फिर कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के बाद देव प्रयाग। देव प्रयाग ज्यादातर पेपर में आता रहता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 नदियां मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। इसके बाद रुद्रप्रयाग में देखिएगा तो इसमें अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, इन दोनों के संगम को बोलते हैं। इसमें देखिएगा ये कर्णप्रयाग है, अलकनंदा तथा पिंडारी नदियों का संगम है। अलकनंदा प्लस पिंडारी नदी, ये नंद प्रयाग है। अलकनंदा
प्लस नंदाकिनी नदी, और विष्णु प्रयाग में भी लिख सकते हो अलकनंदा, जिसकी मुख्य शाखा यहां पर विष्णु गंगा के नाम से निकलती है, प्लस धौलिंग। तो ये दोस्तों आपके 5 प्रयाग यहां पर हो गए। इनको आप अपनी किताब में नोट करिएगा और इसके आगे चल करके हम बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर देवप्रयाग के आगे से हमें नदी को लेकर चलना है और नेक्स्ट मैप पे इतना मानचित्र आपको दिमाग में रखना है, उसी को जोड़ करके बनाना है, पूरा करना है, कंप्लीट करना है। अब यहां से देखो दोस्तों, देवप्रयाग से ही अब इस नदी का नाम गंगा पड़ने वाला है। अब यहां से नदी गंगा के नाम से जानी जाए। पहले नीचे की ओर बहेगी, फिर समानांतर बहना प्रारंभ करती। तो जो सबसे पहले यहां पर शहर आता है आपका, सबसे पहले कौन सा शहर आता है? ऋषिकेश। आप ये बोल सकते हैं कि ऋषिकेश के समीप ही भागीरथी नदी आकर के अलकनंदा से मिलती है। तो आपका ऋषिकेश हो गया। ऋषिकेश के आगे आएंगे तो हरिद्वार नामक शहर आएगा, हरिद्वार। और हरिद्वार से प्रश्न बनता है कि यहां से नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो ऋषिकेश में यहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और हरिद्वार से नदी मैदानी भागों में बहना प्रारंभ। फिर एक शहर और आएगा यहां पर जो है कि कन्नौज शहर, कन्नौज। और कन्नौज के बाद फिर कानपुर शहर आएगा, कानपुर शहर। कानपुर के बाद आपका इलाहाबाद आएगा, इसका नाम वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज के आगे आएंगे तो मिर्जापुर नामक शहर मिलेगा, मिर्जापुर। और मिर्जापुर के आगे आएंगे तो बनारस आपको मिल जाएगा। और बनारस के और आगे आप चलेंगे तो बनारस के बाद आपको मिलेगा बक्सर। बक्सर का युद्ध भी हुआ था, ये आपका बिहार में पड़ता है। और बक्सर के आगे आएंगे तो छपरा मिल जाएगा, छपरा के बाद फिर पटना मिल जाएगा, पटना। पटना के बाद फिर भागलपुर मिल जाएगा और भागलपुर के बाद फिर मुंगेर मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो आपकी इस गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। इनको गौर से देखिएगा, ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर कन्नौज, फिर कानपुर, फिर यहाँ पर प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर और मुंगेर। अब आइए देखते हैं और इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं जो इससे आकर के मिलती हैं। तो सबसे पहले ऊपर की ओर से आपको मैंने पहले बताया था कि अगर इस तरफ नदी जा रही है तो इस तरफ नदी के जाने पर इधर से अगर कोई नदी आकर मिलती है तो ये बायां है, अर्थात बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। अगर इधर से आकर कोई नदी मिलती है तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो बाईं ओर से अर्थात गंगा की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो आपकी रामगंगा नदी, ये आपकी रामगंगा है। और रामगंगा नदी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो सभी जानते हैं यमुना नदी है, और अगर प्रश्न बनता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो आपको उत्तर क्या होगा? रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी आपकी निकलती कहां से है? तो यहाँ पर उत्तराखंड में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से आपकी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। अब इसके बाद दोस्तों देखिएगा, रामगंगा नदी जो है आपकी, ये नैनीताल जो शहर है ये भी आपका इसी के किनारे बसा हुआ है। नैनीताल, मुरादाबाद और बरेली, ये तीन शहर आपके हैं। बरेली यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में है, जानते ही। ये मुरादाबाद है, मुरादाबाद भी यूपी में है। और नैनीताल नामक शहर भी उत्तराखंड का रामगंगा नदी के तट पर ही बसा। और रामगंगा नदी सबसे पहले मिलने वाली गंगा की सहायक नदी। रामगंगा नदी के तट पर ही भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान
जिम कॉर्बेट, जिसको 1936 में स्थापित किया गया था, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और जहां पर बंगाल टाइगर ला करके बसाए गए थे। तो आपका यहीं पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, रामगंगा नदी के तट पर। और रामगंगा नदी आकर के कहाँ पर मिलेगी? तो ये कन्नौज के समीप आकर के गंगा में मिलती है। यहाँ पर कन्नौज के समीप आकर के रामगंगा नदी आपको मिलती है। इसके बाद और आगे चलेंगे तो रामगंगा के बाद आपकी गोमती नदी मिलेगी। रामगंगा के बाद गोमती नदी मिलेगी, जो मिर्जापुर और बनारस के बीच में आकर के इससे मिलती है। तो यहां पर आपकी गोमती नदी हो गई। और जो गोमती नदी है आपकी, गोमती के बारे में आपको पता है कि पीलीभीत जिले से निकलती है। यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम होता है, और पीलीभीत जिले में ही एक फुल्लर झील है। तो कुल मिलाकर इसका उद्गम मैदानी भागों से होता है, और फुल्लर झील से गोमती नदी आपकी निकलती है। और गोमती नदी के बारे में बहुत सारे फैक्ट आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे कि ये नदी जो है गोमती, भगवान राम से भी जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, गोमती नदी पर ही जब राम ने रावण को मारा तो ब्रह्म हत्या से मुक्त पाने के लिए गोमती नदी पर ही आकर के स्नान किया। और गोमती नदी के तट पर ही आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है। तो यहीं पर आपका लखनऊ भी है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर। और उसके आगे देखिएगा दोस्तों, जौनपुर का नाम सुनते हैं, जौनपुर भी आपका इसी नदी के तट पर है, जौनपुर शहर। उसके बाद गोमती के बाद आपको घाघरा नदी मिलेगी। घाघरा नदी जो शारदा के नाम से उद्गम होता है। तो इसको देखिएगा, घाघरा नदी। सबसे पहले ये जो घाघरा नदी है आपकी बक्सर और पटना के बीच में आकर के इससे मिलेगी। तो यहाँ पर छपरा के पास आकर घाघरा नदी मिलती। ये इसकी एक धारा शारदा के नाम से जानी जाती है, दूसरी धारा करनाली के नाम से जानी जाती, करनाली। और इसी की एक शाखा है सरयू, और सरयू नदी के तट पर ही आपका यहाँ पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। अभी दोस्तों इसी घाघरा नदी का नाम बदल करके योगी आदित्यनाथ ने संपूर्ण नदी का नाम ही यहाँ पर सरयू कर दिया। तो एक बात आपको ये भी याद रखना है कि किस नदी का नाम बदल करके सरयू किया गया है, तो आपको उत्तर होगा घाघरा नदी। घाघरा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है राप्ती, और राप्ती नदी के तट पर ही गोरखपुर नामक शहर आपका बसा हुआ है। तो ये यहाँ पर गोरखपुर शहर है, गोरखपुर शहर बसा हुआ है। उसके बाद देखिएगा और आगे चलते हैं। ये आप घाघरा के बारे में देख पा रहे होंगे, इतने पॉइंट घाघरा के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ से निकलती है। तो मापचाचुंग हिमनद है, नेपाल में मापचाचुंग हिमनद से निकलती है, मापचाचुंग हिमनद। और शारदा, करनाली, सरयू, राप्ती इस घाघरा की सब सहायक नदियां। इसके बाद और आगे जब आप पढ़ेंगे तो घाघरा के बाद आपको मिल जाएगी यहाँ पर जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर गंडक, गंडक नदी। आगे इसको गंडक नदी बना लीजिए। ये आपकी गंडक नदी हो गई। और गंडक नदी की जो फेमस बात है, सोनपुर शहर बिहार का इसी के तट पर बसा है, जहां पर जानवरों को सबसे बड़ा मेला लगता है। गंडक के बाद आपको मिलेगी बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक नदी की एक शाखा है बागमती। बागमती के किनारे ही नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो ये आपकी बूढ़ी गंडक हो गई। बूढ़ी गंडक की एक शाखा हो गई बागमती, और बागमती नदी के तट पर ही नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कोसी नदी आएगी आपकी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। और कोसी नदियां 7 प्रमुख रूप से शाखाओं के रूप में निकलती है। आमू कोसी, सनकोसी, सुतकोसी, इस प्रकार के इसके नाम है आपके। सप्तकोसी के नाम से भी जानी जाती है, और अरुण कोसी के नाम से भी इसका नामकरण किया गया है। और कोसी नदी जो आपकी है ये नेपाल में गोसाई थान चोटी से निकलती है। ये आपकी गोसाई थान चोटी से निकलती है। और इसके बाद एक अंतिम नदी है जो आपकी
वो है महानंदा नदी। ये आपकी महानंदा है और महानंदा नदी ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। तो आपकी दार्जिलिंग पहाड़ी आप जानते हैं चाय के लिए ज्यादा फेमस है, तो दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा निकलती है। इसमें आपको दो फैक्ट याद रखने की गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा है, और गंगा की सबसे अंतिम नदी कौन सी है सहायक नदी, तो महानंदा है, जो यहाँ पर दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। अब इसमें एक बार कम देखिएगा कैसे इसमें नदियां आकर बाईं ओर से मिलती हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम, तो सबसे पहले रामगंगा नदी आपकी मिलती है, और रामगंगा के बाद आप देखेंगे तो गोमती नदी आकर मिलती है, और गोमती के बाद आप देखेंगे तो घाघरा नदी आकर मिलती है, घाघरा के बाद अगर आप देखेंगे तो गंडक नदी आकर मिलती है, गंडक के बाद आपकी बूढ़ी गंडक नदी आकर के मिलती है, और बूढ़ी गंडक के बाद आपकी यहाँ पर जो है बिहार की शोक कहलाने वाली कोसी नदी आकर के मिलती है, और कोसी के बाद आपकी महानंदा नदी आकर मिलती है। तो इतनी नदियों को आपको यहाँ पर दिमाग में रखना होगा कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, जिससे दो प्रश्न, सबसे पहली सहायक नदी, दूसरा सबसे बड़ी सहायक नदी, और बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी बिहार के शोक के नाम से जानी जाने वाली यहाँ पर कोसी नदी, और दूसरा गोमती नदी। मैंने बताया कि भगवान राम रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए गोमती पर आए थे, और इसी किनारे लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर हैं। रामगंगा के किनारे आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। घाघरा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे शारदा, फिर करनाली, सरयू, राप्ती, और इसी में से एक आपकी सरयू है जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है। इसी का नाम बदल करके संपूर्ण नदी का नाम सरयू ही कर दिया गया है, और राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर जैसा शहर बसा हुआ है। इसके बाद मैंने गंडक बताया जिसके किनारे सोनपुर नामक शहर है, जहां पर बिहार का जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसके बाद मैंने बूढ़ी गंडक बताया। बूढ़ी गंडक की एक शाखा है बागमती, और बागमती के किनारे ही नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब आइए दोस्तों और आगे देखते हैं। इतना आप क्लियर कर लिए होंगे। अब देखिए, जहां पर गंगोत्री ग्लेशियर आपने बना रखा था, तो गंगोत्री ग्लेशियर के बगल में ही यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ नामक जगह से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो मान लो कि बंदर पूंछ नामक जगह है, और इसी जगह से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो इसी जगह से आपकी यमुना नदी निकलती है, और एक गंगा के समानांतर बहते हुए जाकर के प्रयागराज में आपकी गंगा से मिल गए। प्रयागराज में सरस्वती नदी भी आकर मिलती है। अब इस यमुना में जो सबसे पहली सहायक नदी आकर मिलती है वो आपकी हिंडन नदी है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हो कि आलमगीरपुर नामक शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे यहाँ पर जो पूर्वी बिंदु है वो इसी नदी के तट पर आपका स्थित है। इसके बाद जो आपको चीजें याद रखनी है, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, ये सारे शहर आपके स्थित हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको शहरों को लिख लीजिएगा। दिल्ली हो गया, दिल्ली शहर, दिल्ली के बाद नोएडा है, और नोएडा के बाद आपका मथुरा है, मथुरा के बाद फिर आगरा है, आगरा के बाद फिर इटावा है, मथुरा, आगरा, आगरा के बाद इटावा, और इटावा के बाद फिर हमीरपुर, और हमीरपुर के बाद बांदा। नहीं दोस्तों, ये बांदा नहीं आएगा, बांदा यमुना नदी के किनारे नहीं आपका स्थित है, बट बांदा में केन नदी आकर के इससे मिलती है यमुना से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ नामक जगह से निकलती है, और इसमें मिलने वाली सबसे सहायक नदी कौन सी है, पहले हिंडन नदी आकर के मिलती है। अब इसमें आप लोग एक एक नदी को देखिएगा, तो चंबल नदी इसकी एक सहायक नदी है जो यहाँ पर इटावा के समीप आकर के इससे मिल जाती है।
तो ये चंबल नदी है। और चंबल आपको पता है कि मऊ के जाना पाव पहाड़ी से ये नदी आपकी निकलती है। तो ये जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, चंबल का जाना पाव पहाड़। और इसी चंबल नदी में ही आपकी एक और सहायक नदी आकर मिलती है, राजस्थान की बनास नदी। बनास नदी, तो बनास नदी हो गई, अरावली पर्वत श्रृंखला के इस पार से निकलती है बनास नदी। और एक इसकी सहायक नदी है यहाँ पर जिसका नाम है क्षिप्रा। तो क्षिप्रा और गंभीर नदियां आकर के मिलती है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही यहाँ पर जब 12 वर्षों के बाद लगने वाला कुंभ का मेला क्षिप्रा के तट पर ही लगता है। इसके बाद देखिएगा तो काली सिंध नदी आकर इससे मिलती है, काली सिंध। और काली सिंध के बाद आप देखेंगे तो सिंध, बेतवा, केन ये नदियां भी आकर यमुना से मिलती हैं। तो सिंध, एक सिंध नदी हो गई, बेतवा हमीरपुर के पास, केन बांदा के पास। सिंध, बेतवा और केन ये नदियां जाकर किससे मिलती हैं आपको पता है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है। केन यहाँ पर कैमूर पहाड़ी से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। अब देखो एक नदी और यहाँ पर अमरकंटक श्रेणी होगी, नीचे, ज्यादा नीचे बनाएंगे तो दिखेगा नहीं लेकिन है काफी नीचे। अमरकंटक श्रेणी से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है सोन। ये सोन नदी इधर की तरफ बढ़ेगी और एक जस्ट इसके विपरीत यहाँ पर नर्मदा नदी आगे बढ़ेगी और सोन नदी जाकर बिहार की राजधानी पटना में गंगा से मिल जाएगी। और सोन की ही एक सहायक नदी है आपकी रिहंद नदी, रिहंद नदी। और रिहंद नदी घाटी परियोजना आपके उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, आपको ये पता भी है। और इसको गौर से देखिएगा जिससे नीचे की ओर दिख जाए, दिखाई दे रहा है दोस्तों पूरा। इसके बाद देखिएगा और आगे तो अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा और सोन निकलती है। तो सोन इसके इधर से जाकर के और गंगा में मिलेगा। इसके बाद देखिएगा एक नदी है आपकी फल्गु। फल्गु नदी का जल भी गंगा से ही आकर के मिलता है। और फल्गु नदी के तट पर ही आपका महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर तपस्या किया था। और 12 वर्षों की तपस्या के बाद, नहीं 6 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। तो इतना आपका गंगा नदी तंत्र से जो मिल करके आपका वो है नदी तंत्र, उसका निर्माण होता है। अब गंगा नदी के बारे में और भी आपके कई प्रश्न बनते रहते हैं। अब दोस्तों उसके आगे देखिएगा गंगा के बारे में और भी चीजें हमें डिस्कस करनी है। ये मैप आप क्लियर कर लेंगे और अगर नहीं समझ में आता है तो मैसेज द्वारा लिख करके बताएंगे। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं गंगा नदी पर बनने वाले। पहला पॉइंट, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर, तो 2525 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी पता ही है। और गंगा नदी को ही साल 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी बना दिया गया है। इसके बाद देखिएगा नमामि गंगे परियोजना जो आपकी चलाई गई गंगा नदी को साफ करने के लिए, नमामि गंगे परियोजना ये कब चलाई गई? 2015 में, 2014-15 में। एक और पॉइंट देखिएगा, गंगा नदी पर पाए जाने वाला जलीय जीव डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो डॉल्फिन ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और जिसकी घोषणा कब की गई थी? साल 2009 में की गई थी।
इसके बाद गंगा में ही आपका यहाँ पर प्रयागराज से हल्दिया तक जाने वाला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। इसको हम राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए, राष्ट्रीय जलमार्ग इसको घोषित किया गया है। और एक प्रश्न जो यहां पर गंगा नदी से बनता है कि गंगा नदी में एक डिफरेंट टाइप का वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो हानिकारक जीवाणुओं को खाकर नष्ट कर देता है, जिससे इस नदी का जल दूषित नहीं होता है। तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस भी इसमें आपका पाया जाता है। इतने पॉइंट गंगा नदी से बार बार आपके पेपर में डिस्कस किए जाते हैं। और गंगा नदी का उद्गम आपका कहां पर है? भारत में ही है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? तो आपकी सहारनपुर से होकर के प्रवेश करती है गंगा नदी, यूपी में। और इसका जब उद्गम होता है तो प्रारंभ में नाम इसका भागीरथी है और देवप्रयाग से नाम इसका गंगा पड़ जाता है। फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में गंगा नदी की एक शाखा हुगली नीचे की ओर चली जाती है, जहां से इसका नाम फिर से भागीरथी पड़ता है और फिर ये जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इतने पॉइंट आपको गंगा के संदर्भ में याद रखने हैं। बाकी आप गंगा नदी को लेकर के जानते हैं कि गंगा नदी कैसे धरती पर आई। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि यह सबसे पहले स्वर्ग में रहती थी और राजा भगीरथ ने तपस्या किया था। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा नदी धरती पर राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो शापित थे, तो उनको यहाँ पर उस श्राप से मुक्त करने के लिए अवतरित हुई थी और सबसे पहले भगवान शंकर की जटाओं में आई, फिर जटाओं से उसको उत्तराखंड में छोड़ा गया, तब जाकर के धरती में बहने लगी। एक आपकी ये भी कहानी चलती है। और दूसरी कहानी ये भी चलती है कि गंगा नदी स्वर्गलोक में इसका यहाँ पर जो है व्यवहार ठीक नहीं था, तो यहाँ पर जो है चाल चलन ठीक ना होने के कारण स्वर्गलोक से इसको नीचे भेज दिया गया। इसीलिए आप देखते हैं गंगा नदी ऐसे ऐसे बहती है। कई प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ये सभी मान्य नहीं है। आपको यही मानना है कि उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।